डियर स्टूडेंट, जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पढ़ते हैं यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ते हैं, हम ये जानते हैं कि दो देशों के बीच में होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आखिर ये दो देशों में जो व्यापार चलता है, उनके पीछे कौन से सिद्धांत काम करते हैं? बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। जैसे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत, जिसमें कहा गया था, एडम स्मिथ ने, जिसमें कहा गया था स्वतंत्र रूप से दो देशों के बीच में व्यापार चलता है जिसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। श्रम विभाजन सिद्धांत भी कहते हैं उसको। दूसरा रिकॉर्ड में किया था तुलनात्मक लागत सिद्धांत। उन्होंने कहा था जिस देश में उत्पादन की लागत कम होती है वहां पर वस्तु को उत्पादन करना दूसरे देशों के लिए फायदा होता है। वो आपस में ही जिस वस्तु का उत्पादन वहां पर कम लागत पे होता है उत्पादन करते हैं, वो दूसरे देशों को उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये अलग अलग सिद्धांत। अब यहाँ पर एक और सिद्धांत है, दैट इज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और इस सिद्धांत ने आधुनिक सिद्धांत को एक रास्ता खोला था। उसके बाद कई सारे और सिद्धांत आए थे। तो इस सिद्धांत में क्या है, कौन सी बातें हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। हालांकि हेवलर भी एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में गिने जाते हैं और इन्होंने रिकॉर्डों के दौरान जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो श्रम सिद्धांत के ऊपर आधारित था, उसमें ये कहा उन्होंने केवल श्रम को ही महत्व दिया था और इसको वास्तविक लागत विचारधारा के नाम से जानते हैं। और उन्होंने कहा कि इस विचारधारा में बहुत सारी कमियां हैं। कौन सी कमियां हैं? ये अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, क्योंकि केवल श्रम में नहीं है, श्रम के अलावा भी बहुत सारे दूसरे कारक यहाँ पर काम करते हैं। वस्तु का उत्पादन केवल श्रम द्वारा ही नहीं किया जाता, बल्कि भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन भी कार्य कम करते हैं। दो वस्तुओं की सापेक्ष मूल्यों की तुलना केवल एक साधन अर्थात श्रम के आधार पर नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि उत्पादन के लिए और भी खर्चे होते। तो हेवलर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो तुलनात्मक लागत है इसको सुधार कर इसकी जगह एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसको कहते हैं अवसर लागत सिद्धांत। अब ये अवसर लागत सिद्धांत क्या है, इनके बारे में हमें जानना है कि एग्जामिनेशन में इसके बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। तो ये कहता है कि दिए गए उत्पादन की अवसर लागत वैकल्पिक उत्पादन की वह मात्रा है जिसे उन साधनों द्वारा उत्पादित किया जा सकता था, अर्थात उत्पादन का दूसरा सर्वोत्तम विकल्प जिसके पहले वस्तु के उत्पादन के लिए परित्याग किया जाता। देखिए, जब हम व्यापार की बात करते हैं, इन्होंने क्लियर कहा, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूं। उन्होंने कहा कि अगर दो वस्तुओं की उत्पादन की बात करते हैं, वस्तु एक्स है और वस्तु वाई है, तो हम ये देखते हैं दोनों में से किस वस्तु की उत्पादन की लागत कम से कम आती है। अगर एक वस्तु को उत्पादन करने के लिए 100 रुपए का खर्चा हो रहा है और उसके उत्पादन के लिए 80 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो बेसिकली 80 रुपए वाले की वस्तु के उत्पादन पर ज्यादा महत्व दिया जाएगा। बाकी इस वस्तु को दूसरे देशों से क्या किया जाएगा? आयात किया जाएगा और इसके उत्पादन को बढ़ाकर इसको निर्यात किया जाएगा। यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को के लिए बेस का काम करता है। इसको प्रतिस्थापन लागत के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एक की लागत को दूसरी पे प्रतिस्थापित किया जा रहा है। अब वस्तु एक्स को छोड़ के वस्तु वाई के उत्पादन पर अब अवसर लागत का ही है कि एक की में वृद्धि करने के लिए दूसरे में किया जाने वाला त्याग। आपने क्लास 11-12 में पढ़ा होगा अवसर लागत के बारे में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बहुत त्याग की मात्रा होती है जो एक वस्तु की वृद्धि के लिए दूसरे वस्तु में किया जाता है। यही सिद्धांत उन्होंने कहा जब एक किसान अपने खेत में गेहूं या चना दोनों में से किसी एक का उत्पादन कर सकता है, तो यदि वो चना का उत्पादन करता है तो चने का अवसर लागत गेहूं की मात्रा है। अगर चना उत्पादन करेगा तो वो गेहूं का उत्पादन नहीं कर सकता, और गेहूं करता है तो चना नहीं कर सकता। मतलब एक बार में वो एक ही वस्तु का उत्पादन करेगा और उसके लिए देखेगा किस वस्तु का उत्पादन उसके लिए कम लागत वाला होता है, क्योंकि जिसमें कम लागत होगा उसमें वो लाभ होगा, जिसमें उसकी स्किल ज्यादा होगी, जिसमें उसकी विशेषज्ञता ज्यादा होगी, वो उस वस्तु का उत्पादन करेगा। और जिस वस्तु को उत्पादन करेगा वो अधिक मात्रा में करेगा, उसी को वो एक्सपोर्ट करेगा। वरना दूसरी वस्तु को उत्पादन करना उसके लिए लाभशील नहीं होगा, वो उसको दूसरे देशों में क्या करेगा? आयात करेगा। तो स्टिगलर ने इसको एक्सप्लेन किया, किसी एक वस्तु ए का उत्पादन करने में प्रयुक्त किए जाने वाले संसाधन एक्स की लागत अन्य वस्तु ए बी सी डी की त्यागी मात्राएं होती हैं। मतलब एक के लिए दूसरे की मात्रा को त्यागना पड़ता है। तो उत्पादन के क्षेत्र में अवसर लागत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अवसर लागत के बारे में ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों ने डिटेल से एक्सप्लेन किया था। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। हेवलर ने कहा कि विभिन्न देशों के उत्पादन के साधनों में विविधता होती है। अलग अलग देशों में उत्पादन के साधन अलग अलग प्रकार से होते हैं। कहीं पर कोई साधन ज्यादा होता है, कहीं पर कोई कम होता है, किंतु एक देश में इनकी पूर्ति स्थिर रहती है। लेकिन एक देश में इनकी पूर्ति लगभग जितनी होनी चाहिए उतनी है,
उसको बहुत ज्यादा बढ़ा ही नहीं सकता। तथा इन साधनों में कई तरह से प्रयोग किए जा सकते हैं। प्रत्येक साधनों के उपयोग भी कई प्रकार से होते हैं, मतलब साधनों के वैकल्पिक उपयोग मौजूद होते हैं। ठीक है, इन्हें अवसर लागत के माध्यम से कहा जाता है, मतलब यह कि एक की जगह पर दूसरे का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से उन्हें केवल विशेष उपयोग के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है, और यदि उन्हें अन्य प्रयोग के संग किया जाता है तो उसको उत्पादक, मतलब एक वस्तु, जिस साधन का प्रयोग जिस वस्तु के लिए होना है, अगर उस साधन को दूसरी जगह प्रयोग किया जाएगा, इससे दूसरी वस्तु की उत्पादन में कमी आ जाती है। तो कमी क्यों करना, इसलिए जिस वस्तु का प्रयोग जिस साधन के लिए किया जाता है वहीं पर करना चाहिए। तो हेवलर के अनुसार विनिमय अनुपात प्रतिस्थापन लागत की सीमांत दर से निर्धारित होती है, अर्थात किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का परित्याग करना पड़ता है, यही अवसर लागत होता है। और इसी के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि दो वस्तुओं के बीच विनिमय अनुपात को अवसर लागत में व्यक्त किया जाए, कि हमेशा देशों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए हेवलर के अनुसार कि वहां पर किस वस्तु के उत्पादन की लागत कम आ रही है। तो जिस वस्तु की उत्पादन लागत कम होती है वो उस वस्तु को उत्पादन करे और दूसरी वस्तु की उत्पादन को कम कर दे। और अवसर लागत भी यही कहता है कि एक में वृद्धि करो तो दूसरे में त्याग करो। तो लेकिन ये ध्यान रखो, जिसमें वृद्धि हो रही है उसकी लागत कम होनी चाहिए जो त्याग कर रहे हैं उसकी तुलना में, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिस्ट ये कहता है कि हमेशा सर्वश्रेष्ठ को चुनना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है जिससे आपकी उत्पादकता बढ़े, जिससे आपकी उत्पादन लागत घटे, जिससे आपका निर्यात बढ़े, उस वस्तु को उत्पादन करना चाहिए। जिस वस्तु के उत्पादन करने से लागत में वृद्धि हो रही है उसको उत्पादन ना किया जाए। अब अवसर लागत की कई सारी मान्यताएं हैं। नंबर 1, उत्पादन के साधनों वस्तु के बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए, मतलब बहुत सारे उत्पादन के पूर्तिकर्ता और मांग उपलब्ध होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु की कीमत उनकी सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। किसी वस्तु के उत्पादन के साधनों की इकाइयां यदि भी स्थानांतरित या प्रतिस्थापित की जाती है, कीमत प्रत्येक प्रयोग में समान होना चाहिए, मतलब कोई वस्तु जिसका प्रतिशत उसकी कीमतें बदलनी नहीं चाहिए। प्रत्येक साधन की कीमत प्रत्येक प्रयोग में सीमित उत्पादकता की बराबर होनी चाहिए। साधनों की कीमत उतनी होनी चाहिए जितना वो उत्पादन करके दे सके। वस्तु का उत्पादन अधिकतम दक्षता के साथ होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, साधनों की पूर्ति स्थिर होनी चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधनों की पूर्ति में परिवर्तन होता है तो अवसर लागत में भी परिवर्तन होता चला जाएगा। अब अवसर लागत की 3 दशाएं हैं, स्थिर अवसर लागत दशा, बढ़ती अवसर लागत दशा और घटती अवसर लागत दशा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिर अवसर लागत। अगर स्थिर मतलब अवसर लागत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, दो वस्तुओं के उत्पादन के जो संयोग में एक बराबर है, मतलब एक को जितना बढ़ाओगे, मतलब क्या है यहाँ पर इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि दो वस्तुओं में अगर एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु की उतनी ही मात्रा कम करनी पड़ेगी। यह है स्थिर अवसर लागत, मतलब यहाँ पर किसी का भी उत्पादन करो आपके लिए समान लागत पड़ने वाली है, तो इसको बोलते हैं स्थिर अवसर लागत दशा। तो यदि दो देशों में प्रत्येक वस्तु का उत्पादन स्थिर लागत के अंतर्गत कर रहे हैं तो प्रत्येक देश के उत्पादन में समान अनुपात में उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे वस्तु का उत्पादन क्या होता है, स्थिर रह जाता है। दूसरी दशा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बढ़ती अवसर लागत दशा में। बढ़ती अवसर लागत की दशा का मतलब होता है एक वस्तु की उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा त्याग करना। जैसे यहाँ पर इस वस्तु की इतनी मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं तो उसकी अधिक मात्रा का त्याग करना पड़ रहा है। तो इस स्थिति में अनेक साधनों का प्रयोग होता है जो अन्य उत्पादन के स्थानांतरित हो सकते हैं। जब विशिष्ट साधनों के साथ सामान्य साधनों का उपयोग बढ़ता चला जाता है तो प्रतिस्थापन की लागतें भी बढ़ती चली जाती है, और लागत बढ़ती चली जाने का मतलब यहाँ पर साफ हुआ कि आपको उस वस्तु का उत्पादन कम करके पहली वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। नेक्स्ट है घटती अवसर लागत की दशा। घटती अवसर लागत की दशा क्या बता रहा है कि यदि दो देशों में वस्तु के उत्पादन में घटती हुई लागत के अंतर्गत हो तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होगा, मतलब अब उल्टी दिशा की तरफ होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अवसर लागत हमारा क्या है, कम होता चला। यह बात दर्शाती है कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की सीमांत अवसर लागत हमारी घटती हुई चली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बिंदु है एन और एम, ठीक है, इस बिंदु पर उत्पादन की संभावना होगी जहां पर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अब क्या कह रहा है, अवसर लागत के सिद्धांतों की आलोचना भी बहुत हुई है। क्यों? नंबर 1, ये सिद्धांत कल्याण के लिए अनुपयुक्त है, कल्याण को नहीं बताता ये सिद्धांत। ठीक है,
बाइंस के अनुसार अफसर लागत सिद्धांत कल्याण संबंधी नीतियों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर केवल मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है। साधनों का मात्रात्मक अध्ययन करना जहाँ पर कल्याण की बात नहीं करेगा। श्रमिकों के अभिरुचियों का उपयोक्षक, यहाँ पर श्रमिकों की बात नहीं की, यहाँ पर केवल उत्पादन के साधनों जैसे मशीन है, जमीन है, पूंजी है, इनकी बात की जाती है। इन्होंने यहाँ पर श्रम को ज्यादा महत्व नहीं दिया, जो गलत है, क्योंकि श्रम का भी स्पष्ट भूमिका होती है। आप कितनी भी मशीनें लेके आओगे, श्रम का प्रयोग नहीं करोगे तो उत्पादन नहीं होगा। साधनों की मात्रा में परिवर्तन की उपेक्षा, होने का साधन स्थिर होनी चाहिए। हम ये मान के चलते हैं साधनों की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। साधनों की पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होते रहना है, तभी तो उत्पादन में भी कमी वृद्धि होगी। फिर है उत्पाद पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक। पूर्ण प्रतियोगिता एक अवास्तविक, साधनों की हमेशा पूर्ण प्रतियोगिता नहीं हो सकता। बहुत सारे साधन के होते हैं, उनके बीच में कंपटीशन होता है, कई सारी बातें होती हैं। स्थिर वक्रों की अवास्तविक मान्यता है, वक्र स्थिर नहीं रह सकते, वक्र बदलते रहते हैं। कीन्स ने कहा था अवसर लागत की व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए अन्य वस्तुओं में त्याग करना पड़ता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब अवसर लागत, वास्तविक अवसर लागत सिद्धांत और अवसर लागत में तुलना करते हैं। वास्तविक मतलब तुलनात्मक वाला और ये वाला अवसर लागत वाला। रिकार्डो का तुलनात्मक अवसर लागत कहता है कि श्रम लागत के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसके अनुसार वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण उनके उत्पादन में लगे हुए श्रम के अनुपात में होता है। तुलनात्मक लागत श्रम की बात करता है कि जिस यहाँ पर श्रम जितना कम होता है, उस वस्तु को उत्पादन करके वो दूसरे देशों के साथ उसको एक्सचेंज कर लेना चाहिए। जबकि अवसर लागत सिद्धांत बताता है विनिमय अनुपात उन वस्तुओं की परिकल्पना की सीमांत दर के द्वारा निर्धारित होता है। और यहाँ ध्यान रखा जाता है कि केवल श्रम नहीं बल्कि अन्य साधन भी प्रयोग होते हैं, जैसे भूमि, पूंजी वगैरह। और यहाँ पर एक्सचेंज तब होता है जब एक जगह पर एक दो वस्तु की जगह किसी वस्तु में उत्पादन की लागत कम होती है। हेवरलाल के अनुसार वास्तविक लागत और अवसर लागत सिद्धांतों में कोई विरोध नहीं है। उनका कहना है वस्तुओं के उत्पादन विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है, उनके उपयोग के कारण अवसर लागत उत्पन्न होती है। जहां पर तुलनात्मक लागत केवल श्रम को बताया था, हेवरलाल ने सभी प्रकार के साधनों का यहाँ पर प्रयोग किया, लेकिन श्रम का थोड़ा कम महत्व दिया। अवसर लागत सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के साधनों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में किया जा सकता है, और इस प्रकार किसी एक वस्तु को उत्पादन करने के लिए अन्य वस्तु के उत्पादन का त्याग करना पड़ता है। नॉर्मली ये तो होता ही है, क्योंकि साधन सीमित होते हैं, एक को बढ़ाओगे दूसरा कम करना पड़ेगा। और इसी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म होता है जब दो देशों की बात करते हैं। हालांकि ये अंतर क्षेत्रीय में भी लागू होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाता है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या रहा है, सिद्धांत रहा है जिसको लागू किया जाता है। हालांकि बाद में इसमें बदलाव हुआ, आधुनिक सिद्धांत आए, ठीक है। और आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के बीच में। तब तक के थैंक यू एंड बाय।